नमस्कार दोस्तों। आज आपके बीच एक नए इनिशिएटिव के साथ उपस्थित है। आज से हम लोग इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज होंगे जो एग्जाम्स के ख्याल से इम्पोर्टेंट रहेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, उसको हम लोग कन्वर्सेशन के माध्यम से कोशिश करेंगे आपको सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने की। इस प्रयास में मेरे साथ मितेश रहेंगे जो क्वेश्चंस करेंगे, मेरे द्वारा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझ सकें। तो आज इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं और क्या आपका सजेशन रहेगा। सबको हम लोग आने वाले जो वीडियोज रहेंगे उसमें हम लोग उसको इनकलकेट करेंगे। तो आपके बीच स्वागत कराते हैं मितेश का, जो हमारे साथ प्रतिदिन क्वेश्चंस के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तो मितेश जी नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है ईरान यूएस वार पे से रिलेटेड। तो मैं सर से यह जानना चाह रहा हूँ सर, आखिर घटनाक्रम क्या है ईरान यूएस वार से रिलेटेड। सभी साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूएस और ईरान के साथ इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है तो पिछले एक मंथ से लगातार चल रहा है। तो प्रतिदिन न्यूज में वेरियस न्यूज आते हैं। हम लोग आज जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है उसको हम लोग कवर करेंगे। ऑल दो इसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी किए गए जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। लेकिन आज के हम लोगों को एग्जाम पॉइंट्स के ख्याल से जो इम्पोर्टेंट है उस पर पहले चर्चा करते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया है कि वह आने वाले 2 से 3 वीक में ईरान को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, चाहे वो डील हो या ना हो। साथ ही उन्होंने अपने नाटो के जो मेंबर्स है उनसे भी यह कहा कि यूएस नाटो का मेंबरशिप को त्याग कर सकता है। यह ऑल्दो उनका एक प्रेशर टैक्टिक्स माना जा रहा है यूरोपियन यूनियन के ऊपर, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से जब अनुरोध किया गया था कि स्टेट ऑफ होर्मुज के पास अपना नेवल शिप्स भेजने के लिए, तो जो यूरोपियन यूनियन के कंट्री थे उनके द्वारा नहीं भेजा गया था। तो नाटो के प्रति शुरू से ही ये आप कह सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक नेगेटिव व्यू रहा है। उसे वह पेपर टाइगर बताते रहे हैं। इसी कड़ी में वो आगे जाते हुए यह भी कहे हैं कि वो नाटो का मेंबरशिप छोड़ सकते हैं। उन्होंने ईरान को स्टेट ऑफ होर्मुज ओपन करने के लिए कहा है। साथ ही इसी के बीच में इंडिया में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो हाईएस्ट ले डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है सिक्योरिटी मैटर्स पे, उसकी बैठक हुई है रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। और साथ ही इंडिया अपने नेवल वारशिप्स जो है अपने ऑपरेशन संकल्प के द्वारा स्कोट के लिए जो मर्चेंट वेसल्स हैं उसके लिए प्रोवाइड कराए हुए हैं, आपका पर्सियन गल्फ से लेके आपका इंडियन ओशन। तो वर्तमान जो आपका घटनाक्रम है इस तरीके से। सर, इस युद्ध का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है? देखिए, जब से साथियों आप जानिए कि 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ तब से ही अमेरिका और ईरान के रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रेंथ रहे हैं। लेकिन 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे कि फेमसली हम लोग ज्वाइंट कंप्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे न्यूक्लियर डील कहा जाता है। उसमें यह हुआ था कि P5+1 कंट्री, P5 का मीनिंग होता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं वो यूरोपियन यूनियन और जर्मनी ने एक एग्रीमेंट किया ईरान के साथ। वह एग्रीमेंट में यह था कि जो बाकी नेशंस थे उनके लिए यह कंसर्न था कि ईरान किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन नहीं बना ले, और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जरूरत होता है यूरेनियम का इनरिचमेंट। तो इसमें आप एक नेगोशिएशन हुआ जिसमें कि ईरान ने यह प्रॉमिस किया कि वह यूरेनियम का इनरिचमेंट नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसकी मैक्सिमम सीमा 3.67% ही रहेगी। लेकिन उसके बदले में ईरान को इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है जो लगे हुए हैं वो उस पर से उनको रिलीफ दिया जाएगा ताकि ईरान का भी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो अच्छी हो सके। ये डील हुआ था। लेकिन इसी के बीच में हुआ ऐसा कि 2018 में यूएस के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा यूनिलेटरली तरीके से
एक फैसला लिया गया जिसमें कि यह कहा गया कि हम इस एग्रीमेंट से बाहर आते हैं, और तब से आप कह सकते हैं कि ईरान भी फ्री हो गया एग्रीमेंट से, के जो भी प्रोविजंस थे उसको मानने से। तब से ईरान अपने रास्ते चला और अमेरिका अपने रास्ते चला। ईरान तब से अपना जो न्यूक्लियर के लिए जो चाहिए इनरिचमेंट उसको बढ़ाते हुए चला गया, और फाइनली वो स्थिति आ गई कि ईरान ने अपना इनरिचमेंट 60% तक कर, 60% से 90% इनरिचमेंट का रास्ता बहुत ही सिंपल होता है, आसान होता है एक्सपर्ट के अनुसार। और यह माना जा रहा था कि आने वाले 15 दिन, 20 दिन या महीने भर में ईरान अपने 90% इनरिचमेंट का जो उसका गोल है वो अचीव कर लेगा। ध्यान रखिएगा कि 90% वह गोल है, जब अगर 90% इनरिचमेंट हो जाएगा तो उससे न्यूक्लियर वेपन्स जो है बनाए जा सकते हैं। तो ये इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, और लास्ट जो आपका 28 फरवरी को इजराइल और ईरान के, यूएस के द्वारा संयुक्त रूप से स्ट्राइक किया गया ईरान में, जिसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी रिटेलिएशन किया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तब से जो है उस तरीके से स्थिति जो है चली हुई आ रही है, और बाकी सारी बातें आप जानते हैं साथी। सर, इस वार के इम्पैक्ट के बारे में जरा विस्तार से बताएं, स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो। इंडिया के लिए सबसे एनर्जी सिक्योरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज इसके कारण खड़ा हुआ है। सबसे पहले साथियों यह समझना है कि इंडिया अपने क्रूड ऑयल का जो रिक्वायरमेंट होता है उसका 80 to 85% दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है, और उस जितना इंपोर्ट करता है उसका भी आपका अप्रोक्सीमेटली 50% क्रूड ऑयल पर्सियन गल्फ से आता है। पर्सियन गल्फ का मीनिंग हुआ कि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्रॉस करना पड़ेगा जो भी वेसल्स आएंगे उसके लिए। तो इसीलिए इंडिया के पास यह जो है एक मेजर चैलेंज हुआ। साथ ही स्पेशली जो स्टूडेंट है उनके लिए इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है कि जब हम इंपोर्ट जहां से करते हैं, एक तो रिसोर्स की कमी होगी, दूसरा प्राइस भी अधिक, जो तेल 70-80 रुपए डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था उसकी आज के समय में 100 से ऊपर हो गई है प्राइस। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। जब इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ता है तो रुपीज और डिप्रिसिएट होता है। जब रुपीज और डिप्रिसिएट होता है उसके कारण से हम लोगों का एक जो मेजर समस्या होता है कि आरबीआई रेट कट नहीं कर पाती है। रेट कट जब नहीं कर पाती है तो जो बिजनेस ग्रुप होते हैं, कॉर्पोरेट जो लैंडिंग करते हैं, उनके पास उतना एनफ अमाउंट नहीं होता। जब उनके पास अमाउंट नहीं होता है तो उसका परिणाम यह होता है कि वहां पर ले ऑफ की स्थिति हो, बहुत सारे लोग को हो सकता है रोजगार से निकाले जाने की स्थिति हो, बहुत सारे आपका फैक्ट्री बंद हो सकते हैं। तो कहने का मीनिंग होता है कि इन्फ्लेशन से स्टार्ट होते हुए धीरे धीरे वो आपके जो इकोनॉमिक गतिविधि है वहां तक आपको इंपैक्ट करता है। तो यानी भारत के पास पहला तो चैलेंज ये हो गया कि एनर्जी सिक्योरिटी का चैलेंज हो गया क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा चैलेंज हो गया कि रुपीज का जिस प्रकार से डिप्रिसिएशन होता है और उसके जो मल्टीप्लायर जो इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं। उसके बाद जब आपका क्रूड ऑयल अगर महंगा होता है तो उसके प्रभाव आपके बाकी चीजों पर देखने को मिलेगा, चाहे वो फूड मटेरियल्स हो या फूड ग्रेन्स हो। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और आरबीआई के पास भी वो डायलेमा आ जाता है कि वो रेट कट नहीं कर पाती है। तो उसके कारण भी अन्य तरीके का चैलेंजेस इंडिया के पास रहता है। तो ये इस तरीके का क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर अदर चैलेंज की बात करें, अगर इंटरनल चैलेंजेस की बात करें, अगर क्राइसिस लंबा चलता है तो अगर फैक्ट्री बंद होगा तो बहुत सारे जो वर्कर्स होंगे वो जॉब उनकी छूटेगी, उनके पास परचेजिंग कैपेसिटी कम होगी तो वहां पर दिक्कत होगा। और स्पेशली एलपीजी और एलएनजी की बात करें जो इसका लगभग 60% आप इंपोर्ट करते हैं, कतर जैसे कंट्री से आता है, पर्सियन गल्फ से आता है, तो उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। उसका इंपैक्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी देखने को मिल सकता है। पावर कट भी आपको, अगर युद्ध लंबा चलता है तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ सकती है। उसके बाद जो छोटे छोटे हैं, स्पेशली आप इंडिया में इस तरीके के न्यूज सुनते होंगे, कहीं कहीं पर इस तरीके का न्यूज देखने को मिलेगा कि पर्याप्त गैस सिलेंडर नहीं होने के कारण, क्योंकि उनको आप कह सकते हैं कि माइग्रेशन का भी इशू अगर युद्ध लंबा चलता है तो वहां देखने को मिल सकता है। यानी इंडिया के लिए इकोनॉमिक रूप से चैलेंजेस तो है ही, साथ ही जो डोमेस्टिक भी चैलेंजेस अभी इंडिया के समक्ष जो है इस तरीके का चीज जो अभी देखने को मिलेगा साथियों। सर, चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन है कि इस क्राइसिस के दौरान
इंडिया का फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी क्या है, इस बारे में बताने देखिए, का। ये बात तो सबसे पहले हम लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत की जो विदेश नीति रही है वो बहुत, आप कह सकते हैं, हिस्टोरिकली जो हम लोगों का पॉलिसी रहा है उसी को रिफाइंड फॉर्म में भारत के द्वारा अपनाया जा रहा है। भारत की शुरू से पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट, यानी दो कंट्री अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं तो किसी एक ब्लॉक के साथ इंडिया कभी नहीं रहा। वर्तमान समय में इंडिया ने उसी पॉलिसी को रिफाइंड करके उस, कह सकते हैं, उसका नाम है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब यह हुआ कि एक ही साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से एक कंट्री मल्टीपल कंट्री के साथ इंगेजमेंट रख सकता है। यानी वर्तमान समय में इंडिया जीसीसी कंट्री जो है, जिसमें कि सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, उनसे भी डील कर रहा, साथ ही ईरान से भी डील चल रही है, साथ ही यूएसए से भी डील है, साथ ही इजराइल से भी डील। यानी अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से इंडिया ने सभी से संबंध अपने अच्छे रखे, क्योंकि सभी का अपना इंपोर्टेंस है। एक तरफ अगर आप ईरान का महत्व देखिए तो बहुत है, क्योंकि चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट के कारण आपको सेंट्रल एशिया का कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही हिस्टोरिकली रिलेशन ईरान के साथ रहे हैं, प्लस ईरान हमेशा से डिस्काउंटेड प्राइस पर इंडिया को प्राइस तेल देते रहा। ऑल्दो इस सैंक्शन, यूएस के सैंक्शन के कारण टू सम एक्सटेंट जो है रिडक्शन हुआ, लेकिन हिस्टोरिकली रिलेशन अच्छे रहे। प्लस वहां डायस्पोरा है, प्लस वहां से रिमिटेंस आता है। उसी तरीके से गल्फ कंट्रीज के साथ वहां पर क्रूड ऑयल का डिपेंडेंसी है, गैस, एलएनजी गैस के लिए डिपेंडेंसी है, वहां भी रिमिटेंस का अब ह्यूज अमाउंट में रिमिटेंस आता है। डायस्पोरा लगभग 9 मिलियन डायस्पोरा वहां पर रहते हैं। तो इस तरीके से इंडिया बहुत राइस है या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है जीसीसी कंट्री में। ये रिलेशन है। इजराइल हमारा साथी है डिफेंस के सेक्टर में। कारगिल वार की बात करें, वहां इजराइल के द्वारा सपोर्ट किया गया था। इंटेलिजेंस के बेहतर रिलेशन है। बहुत सारे मिसाइल्स जो हैं या ड्रोन्स, जिस तरीके से हेरोन ड्रोन्स है या बराक मिसाइल है, हम इंडिया इजराइल से परचेज करता है। तो इस स्थिति में अच्छे रिलेशन है। यूएसए एक साइड हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और सभी को इंडिया ने सबसे बेहतर तरीके से सभी से एक ही साथ इंगेज करके रखा है। इसका पॉजिटिव भी देखने को देखिए यह मिला कि ईरान ने इंडिया को अपने फ्रेंडली कंट्री में शामिल किया, और ईरान के द्वारा यह कहा गया कि इंडिया बाउंड वेसल है या इंडिया फ्लैग्ड वेसल है, ईरान उसको जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पास करने देगा। तो यहां पर परिचय दिया है। उसी तरीके से जीसीसी के साथ भी अच्छे रिलेशंस है। ये इसीलिए अभी जितने भी ग्रुपिंग्स है, चाहे वो ब्रिक्स का ग्रुपिंग्स हो, वहां भी इंडिया चेयर कर रहा है, जहां पर कि ईरान भी मेंबर है, सऊदी अरब भी मेंबर है। तो बहुत अच्छे तरीके से फॉरेन पॉलिसी का इंडिया के द्वारा इसको डील किया गया है स्ट्रेटेजिक स्तर पर। साथ ही जो आप कह सकते हैं कि जो चैलेंजेज आए, सबसे बड़ा चैलेंज एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में आया, तो तुरंत ही इंडिया ने क्या किया कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत तेजी से किया। यानी रसिया से आप कह सकते हैं इंपोर्ट बढ़ाया गया, यूएसए से भी सेल गैस का इंपोर्ट बढ़ाया गया, वेनेजुएला से बढ़ाया जा रहा, वेस्ट एशिया के जो कंट्री के जगह रिप्लेसमेंट के तौर पे आपका वेस्ट अफ्रीका को अपनाया गया, वहां से इंपोर्ट आ रहा, यानी इंपोर्ट को बढ़ाया गया। साथ ही डोमेस्टिक स्तर पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया डिसीजन लिया गया, जिसे कह सकते हैं जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को इन्वोक किया गया, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार का जो ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग्स है, चाहे वो गैस का हो या पेट्रोलियम का हो, डीजल का हो, वो ना हो। इसके लिए भी सरकार के द्वारा मीटिंग किया गया, प्लस इसको इंस्ट्रक्शन के रूप में जो है पास ऑन करके स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराया जा रहा है। साथ ही विपक्ष के साथ भी बैठक की गई, पार्लियामेंट में लंबी बैठक हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई। सभी के सुझाव के हिसाब से भारत सरकार ने एक बेहतर निर्णय लिया है, और इसी का परिणाम यह है कि ऑल्दो टू सम एक्सटेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी इस बात को कहा गया है कि सर्टेन चैलेंजेस तो विश्व के सामने है, लेकिन इंडिया के पास अभी भी पर्याप्त मात्रा में हम जो है आने वाले 2 महीनों के लिए हमारे पास डीजल या पेट्रोल है, एलपीजी जो गैस है उसके भी पर्याप्त सिलेंडर्स अवेलेबल है। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है प्लस जो इंटरनल जिस तरीके से डील किया गया, उसी का परिणाम है कि चैलेंजेस तो है लेकिन किसी प्रकार की पैनिक की स्थिति नहीं है। यह प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी आह्वान किया गया मन की बात, जैसे कि पैनिक बाइंग ना करें, जिसके कारण कि आर्टिफिशियल उससे क्रिएटेड चीजें क्रिएट ना हो। तो बहुत अच्छे तरीके से इंडिया की पॉलिसी अभी चल रही है। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनके द्वारा बेहतर डिसीजन जो है लिया जाएगा। सर, ईरान यूएस वार पे इतना विस्तार से और बहुत गहन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
सभी साथियों से अनुरोध है कि आप इस इनिशिएटिव के बारे में अपना मंतव्य, अपना कमेंट जो है जरूर देंगे, ताकि हम लोग इसको और मोर रिफाइंड तरीके से आपके बीच जो है हम लोग उपस्थित हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।